और MPPSC की करें तैयारी तथागत IAS के साथ। डेली आंसर राइटिंग और सिलेक्टेड फैकल्टीज के साथ तथागत IAS, ऑरेंज बिजनेस पार्क, भंवरकुआ स्क्वायर, इंदौर। फॉर डेमो क्लास कॉल 8839177961। हमने बातचीत नहीं, हमने इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट किया था और मैंने कहा था कि इंडियन हिस्ट्री में आपको 3 सेक्शन पढ़ने हैं। एक एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा मिडिवल हिस्ट्री और तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री। ये जो एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न जो है, इसमें एक लिंक है आपस में, कंटिन्यूटी एंड डेवलपमेंट। कुछ ऐसे ट्रेंड्स हैं, कुछ ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो एक इरा में स्टार्ट होती है, जो दूसरे इरा में आके फर्दर डेवलप होती है, ठीक। और उनकी कंटिन्यूटी एंड डेवलपमेंट को स्टडी जब करते हैं तो हम पाते हैं कि कोई भी जो ट्रेंड है वो किस तरह चला, चाहे वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट हो, एक्सेट्रा। आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की। और मॉडर्न हिस्ट्री को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं। पार्ट 1 में हम अर्ली मॉडर्न लेंगे और पार्ट 2 में हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की शुरुआत लेंगे। 2 सेक्शन, अर्ली मॉडर्न, शुरुआती मॉडर्न और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ये 2 टॉपिक को हम मॉडर्न हिस्ट्री में स्टडी करते हैं और ये प्रीलिम्स के अलावा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये क्लासिफिकेशन समझ लीजिए दिमाग के अंदर कि हमको मॉडर्न में कैसे 2 सेक्शन लेने हैं। एक शुरुआती आधुनिक भाग मॉडर्न हिस्ट्री और एक इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। 2 सेक्शन में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। तो मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने भी कहा कि मॉडर्न हिस्ट्री में ट्रेंड पूरा निकलेगा कंटिन्यू डेवलपमेंट के अंदर। अर्ली मॉडर्न में हम एक ट्रेंड लेंगे। इस ट्रेंड को हम शुरू करेंगे एक टाइमलाइन के साथ। मैं एक टाइमलाइन बना रहा हूं, वहां से आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। भारत में हो ही रहा है कि यूरोप और भारत के बीच व्यापारिक संबंध, ट्रेड रिलेशंस, इस दौर की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। और दूसरी तरफ इसी दौर में भारत में मुगलों की सत्ता, मुगल एस्टैब्लिशमेंट और एक्सपेंशन हो रहा है। 2 ट्रेंड ऐसा चल रहे हैं। हम अर्ली मॉडर्न की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ले रहा हूँ, शुरुआत ऐसे कर रहा हूँ कि 1498 इंडियन हिस्ट्री में ये वो डेट है जब वास्को डी गामा एक नया सी रूट डिस्कवर करके भारत पहुंचता है। उससे पहले भारत और यूरोप के बीच ट्रेड रिलेशंस ऑक्स वैली और सीरिया और इजिप्ट इनके थ्रू हुआ करता था। अथवा थोड़ी ज्योग्राफी की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो मैं एक हल्का सा मैप बना देता हूँ, हालांकि मैं उसको उसमें बता दूंगा बाद में, बट उससे आपको आइडिया रहेगा कि क्या ट्रेंड था, ट्रेड का तरीका क्या था। तो ये हो गया अफ्रीका और ये हो गया आपका अरब प्रायद्वीप। थोड़ा सा मैप आपको बताना चाहिए, आजकल फिलिस्तीन और ये हमले चल रहे हैं, लड़ाई चल रही है। और यहाँ हो गया इंडिया। इधर के ट्रेड में ये
इटली और तो पहले जो ट्रेड हुआ था वो ऐसे वाया सीरिया, ऑक्सफो वैली, वाया इजिप्ट, ये ट्रेड था। लेकिन यहाँ जो पुर्तगाल थे उन्होंने पहली बार इस सी रूट के थ्रू वास्को डी गामा ने एक नया सी रूट ढूंढा, कैप ऑफ गुड होप। ये जो रूट था ये कैप ऑफ गुड होप होके इस जगह में कैप ऑफ गुड होप से होके नए रूट को डिस्कवर किया। बस में आ रही है। तो एक तरफ तो यहाँ पे इस प्रवृत्ति की शुरुआत हो रही है 1498 के आसपास। ये जो प्रवृत्ति है इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि भारत में द कमिंग ऑफ यूरोपियंस वाया न्यू रूट की शुरुआत होती है। यूरोपियंस की भारत में आगमन, और पहला व्यक्ति है पुर्तगाल से पुर्तगीज वास्को डी गामा। ठीक, अभी पढ़ेंगे कालीकट के जमुन के यहाँ पहली बार पहुंचा, वहां से जो सामान लेके पहुंचे यूरोप में कई गुना बिका, उसके बाद बाकी देशों ने ट्रेंड स्टार्ट किया। लेकिन ये शुरुआत प्रवृत्ति यहां से हो जाती है। ठीक, ये वही समय है जब दिल्ली के अंदर यहां पे लोधी रूल कर रहे हैं। अभी मुगल नहीं आए हैं, अभी यहां पे क्या है, दिल्ली सल्तनत और डायनेस्टी है लोधी, वो रूल कर रहे हैं। ठीक, और पुर्तगाली धीमे धीमे साउथ इंडिया में ट्रेडिंग कॉमर्स की शुरुआत कर रहे हैं, अपने शुरुआती कदम जमा रहे हैं। ठीक, आगे चल के वो दक्षिण भारत में कई सारी फैक्ट्रीज खोलेंगे। इसको मिटा दूं मैं? ठीक, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, तो आपने देखा कि यहां पे 1500 के आसपास एक नई प्रवृत्ति की शुरुआत क्या हो रही है कि एक हो तो यूरोपियों का आगमन शुरू हो गया, और यूरोपियों का आगमन जो शुरू हुआ, जो कमिंग ऑफ यूरोपियंस स्टार्ट हुआ, उसमें लीड करते कौन है? पुर्तगीज, वास्को डी गामा। ठीक, तो एक ट्रेंड तो ही चल रहा है यहां से, यूरोपियों का आगमन। उधर इंडिया के अंदर क्या हो रहा है कि दिल्ली सल्तनत वीक हो रही है। दिल्ली सल्तनत वीक हो रही है, और दिल्ली सल्तनत वीक होने मतलब है कि बाबर या मुगल भारत में नॉर्थ वेस्ट से एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार की प्रवृत्ति चल रही है इंडिया के लिए। हम बात करें, ये इंडिया की बात करें, उस समय बांग्लादेश नहीं था तो उसको जरूरत ही नहीं करने की। ये भी उस समय हिस्सा नहीं था इंडिया का। पूरा इंडिया कुछ इस प्रकार से था। तो यहां पे दिल्ली सल्तनत लोधी रूल कर रहे हैं, इधर यूरोपीय आ रहे हैं, और इधर मुगलों का इन्वेजन हो रहा है, बाबर का आक्रमण हो रहा है। ठीक, इस प्रकार से कुछ नए ट्रेंड्स यहां पे निकल के आ रहे हैं। यूरोपियों का इस पूरे पीरियड में साउथ इंडिया में सेटल होना कुछ सहयोग नहीं था। बेसिकली नॉर्थ इंडिया का जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, राजनीतिक अस्थिरता थी, बहुत फेवरेबल थी साउथ इंडिया में यूरोपियों के लिए अपने ट्रेड एंड कॉमर्स को एस्टैब्लिश करने में। ठीक है ना, सही माना है। तो दिल्ली सल्तनत वीक हो रही है, यूरोपियों का भारत में आगमन हो रहा है, और तीसरा ट्रेंड कि इनको रिप्लेस करने के लिए मुगलों का भारत में आगमन हो रहा है। मुगल एज अ पावर इंडिया आ रहे हैं।
हिंदुस्तान की अगली हुकूमत, अगली ताकत मुगल होंगे, और कोई बड़ी पावर नहीं है। जब बाबर बात आता है तो वो बाबरनामा बताता है कि छोटी रीजनल पावर्स ही हैं, कोई बड़ी पावर नहीं है, और वो उन सब पावर्स में सबसे पावरफुल विजयनगर के रूलर को मानता है, जो कि इस समय साउथ इंडिया में एक बड़ा पावरफुल रूलर था, कृष्णदेव राय। पुर्तगाली भी उससे फ्रेंडशिप करते हैं, और उस फ्रेंडशिप के थ्रू पुर्तगाली साउथ इंडिया में अपने आप को मजबूत करते हैं। ठीक, बात समझ में आ रही है? बाबा जब इंडिया में आएगा तो वो कुछ रीजनल पावर्स की बात जिक्र करेगा। तो ये मुगलों का एक्सपेंशन, कमिंग ऑफ यूरोपियंस और दिल्ली से डिक्लाइन, ये कुछ नए ट्रेंड स्टार्ट हो रहे हैं इस सदी के साथ। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। जैसे जैसे पुर्तगालियों का भारत का व्यापार बढ़ा और यूरोप के बाकी देशों को खबर पहुंची कि इंडिया के साथ व्यापार करना या पूर्व के साथ व्यापार करना बहुत फायदेमंद है, तो कई सारे देशों में ईस्ट इंडिया कंपनीज की स्थापना हुई व्यापार करने के लिए। ठीक, आप देखेंगे कि पुर्तगालियों के बाद फ्रेंच, डच, डैन, ब्रिटिश कई कंपनियां भारत में आएंगी। लेकिन शुरुआत कहां से होती है? पुर्तगालियों के आने के साथ। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है, इसको बताऊं, ये ट्रेंड समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहां पे, है ना? अब हम सीधे चलते हैं यहां पे 1700 तक। आइए, मैं बात नहीं करूंगा माइक्रो लेवल पे, एक बिग पिक्चर हम देख रहे हैं। बिग पिक्चर में मैं कह रहा हूँ कि कमिंग ऑफ यूरोपियन कंपनीज में अभी कंपनीज के नाम नहीं था, कौन कब आई, ऑर्डर में आए, वो बाद में सब देखेंगे हम। लेकिन ये वो पूरा दौर है जब कंपनियां भारत में आ गई हैं, और इस दौर तक आते आते हो ये रहा है कि अब जो मुगल थे उनका डिक्लाइन होना शुरू होने वाला है। अभी तक तो वो विस्तार कर रहे थे, लेकिन यहां पे 1708 के आसपास जैसे औरंगजेब की मौत होगी, औरंगजेब की मौत होने के बाद लास्ट जो एक ताकतवर रूलर है मुगलों का, उसकी मौत होती है, और इसी साथ मुगल एम्पायर में डिक्लाइन का दौर शुरू होता है। इधर मुगलों का डिक्लाइन शुरू, दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन तो हो ही चुका था, उनको रिप्लेस करके मुगल ही आए थे। इसी दौर में यूरोपीय कंपनियों का विस्तार होता है। दोनों ट्रेंड चल रहे हैं, यूरोपीय कंपनी विस्तार चल रहा है और यूरोपीय कंपनी विस्तार दो रूप में चल रहा है, एक इंडियन पावर्स के साथ और एक आपस में यूरोपीय कंपनी लड़ रही है। ठीक, ब्रिटिश, पुर्तगाल, फ्रेंच आपस में लड़ रहे हैं। इंडिया के अगले रूलर्स कौन होंगे अभी ये कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन यहां से दो ट्रेंड चल रहे हैं, एक तो यूरोपीय कंपनियों का विस्तार और एक मुगलों का डिक्लाइन स्टार्ट है। ठीक, अभी तक बहुत सारी यूरोपीय कंपनियां भारत में मौजूद थी। मैं एक रफली देता हूं, यहाँ पे उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी भी है, ईस्ट इंडिया कंपनी EIC, इसमें फ्रेंच कंपनी भी है, डच कंपनी भी है, एटसेट्रा। ठीक, इधर मुगलों डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। मुगलों डिक्लाइन के साथ इसी दौर में रीजनल पावर्स जो भारत की हैं वो निकल के आती हैं। मुगलों के अधीन जो रीजनल पावर्स थी वो उनको रिप्लेस करने के लिए निकल के आती है। दो तरह की रीजनल पावर्स हैं, एक वो जो कभी मुगलों के अधीन नहीं रही, कभी भी उनके गुलाम नहीं रही, कभी भी वो उनसे इंडिपेंडेंट थी, वो उनका मुगलों का संबंध नहीं था। और एक वो पावर थी जो मुगलों के अधीन थी, मुगलों के गवर्नर थे, लेकिन जब मुगल वीक हुए तो अलग हो गए। तो रीजनल पावर्स को दो वहां बढ़ सकते हैं, सक्सेसिव स्टेट्स अर्थात वो राज्य जो मुगलों के अधीन थे और जब मुगल कमजोर हुए तो उसमें से अलग होने की कोशिश करते हैं, और एक इंडिपेंडेंट स्टेट्स। दो तरह के स्टेट्स रीजन निकल के आए। इतिहास में अब लगा था कि मुगलों को रिप्लेस करके इनमें से कोई एक निकल के आएगा।
इधर 1700 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत तेजी से विस्तार करती है, ठीक। लेकिन सामने उसका जो मेन चैलेंज है वो है फ्रेंच कंपनी। तो अभी अच्छा, मैंने कहा था रीजनल पावर्स निकल के आती हैं, EIC वर्सेस फ्रेंच, ये दौर चल रहा है। अभी तो कुछ फिक्स नहीं है क्या होने वाला है, इंडिया की अगली हुकूमत कौन होगी, बट ये पक्का हो गया कि मुगल यहां से वीक हो गए और मुगल साम्राज्य टूटना शुरू हो गया। जो मेन चैलेंज निकल के आ रहे थे वो निकल के आ रहे थे यहां पे मराठा अंडर पेशवा। आपने पढ़ा होगा मराठा एम्पायर, तो सुना होगा कि लगा था कि अब मराठे भारत शासन करेंगे, एक से बढ़ के एक पेशवा रूलर्स इस समय निकल के आते हैं, ठीक। बात समझ आ रही है? तो यहां से एक तो EIC वर्सेस फ्रेंच का दौर चल रहा है और दूसरा सख्त रीजनल पावर्स में कौन भारत को रूल करेगा इसका दौर चल रहा है। इधर हुआ ये कि 1757 एक बड़ी घटना हुई। बड़ी घटना ये हुई कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के नवाब को हरा देती है, ठीक। सबका फोकस साउथ इंडिया पे था। ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत दूर बंगाल में ट्रेड कॉमर्स करती है और बंगाल के नवाब को हरा देती है। ये शुरुआती संकेत थे कि अगली बड़ी ताकत ईस्ट इंडिया कंपनी बन सकती है, लेकिन अभी भी मराठे बहुत ताकतवर थे। ये ट्रेंड चल रहा था। कंपनी इस एक वॉर के बाद बैटल ऑफ प्लासी, कंपनी इस युद्ध के बाद तेजी से एक ट्रेड एंटिटी से पॉलिटिकल एंटिटी में कन्वर्ट हो गई। कंपनी किसमें कन्वर्ट हो गई? ट्रेड एंटिटी से पॉलिटिकल एंटिटी। हालांकि ईस्ट कंपनी बहुत लेट आई थी। ईस्ट कंपनी का आना जो हुआ उसको अपन 1608, यहां से लेके यहां तक कंपनी प्योर एक क्या थी? ट्रेड एंटिटी थी, व्यापारिक संस्था थी। लेकिन इस व्यापार में दिक्कत ये थी कि यहां से बनी हुई चीज जो कंपनी लेके आती थी यूरोप, बदले में बुलियन भारत को मिलता था, ठीक। गोल्ड, बहुमूल्य धातु थे वो बदले मिलते थे और बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे फेवर में था। कंपनी पर लगातार दबाव था कि ये जो ट्रेड इंडिया से कर रहे हैं वो लोग, इसको फायदे में बनाया जाए। लेकिन जब तक मुगल ताकतवर थे कंपनी कुछ नहीं कर पाई। कंपनी केवल वेट एंड वॉच ऑफ फ्रेंच इन सब लड़ती रही। लेकिन 1757 के वॉर के बाद, बड़े प्लासी के बाद, कंपनी ने बंगाल के कुछ इलाके हासिल कर लिए। ये वॉर हालांकि एक कॉन्स्पिरेसी से लड़ी गई वॉर थी, लेकिन इस वॉर से कंपनी के लिए व्यापार के अलावा एक पॉलिटिकल एंटिटी, एक राजनीतिक संस्था बनने का रास्ता खुल गया, ठीक। इधर मराठे अभी बड़ी ताकत थे, लेकिन मराठे जिस इलाके में एक्टिव थे वही पूरा इलाका था। कंपनी बहुत दूर ईस्ट में बैठी हुई थी, बंगाल, दिल्ली से बहुत दूर था, तो कोई कंपनी खतरा नहीं था और कोई उसको दिक्कत भी नहीं थी। इधर 77 के बाद एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ 1761।
77 में आप देखेंगे कि जो कंपनी है ये ईस्ट में बैठी हुई है, उधर माठ है हाथ में। ये वो वर्ष है जो माठों की हाथ होती है। अभी हम ज़्यादा डेट पर नहीं देखेंगे, मतलब वो नहीं देखेंगे। यहाँ माठों की हाथ होती है और यहाँ ये फिक्स हो गया कि माठ एक बड़ी पावर डीलर है। इसी बीच कंपनी एक और बड़ा बैटल लड़ा, 1764 बैटल ऑफ बक्सर, और कंपनी ने अपने आप को कंप्लीटली एक पॉलिटिकल एंटिटी में यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर दिया। इस प्रकार से मैंने कहा कि EIC का विस्तार हुआ। ये विस्तार 23 से एक पॉलिटिकल एंटिटी से ट्रेड एंटिटी के रूप में, ट्रेड एंटिटी से पॉलिटिकल एंटिटी में होता चला गया। ठीक, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, इन सभी युद्धों से कंपनी 23 से क्या हुई, एक राजनीतिक संस्था में कन्वर्ट हुई। ठीक, कंपनी 23 एक्सपेंशन किया, विस्तार किया, और आप देखते हैं कि 1857 में कंपनी के खिलाफ विद्रोह होता है और कंपनी को भारत से विद्रोह करके फाइनली कंपनी को विड्रॉ किया जाता है भारत से, और कंपनी जब भारत में क्राउन रूल, महारानी का शासन डायरेक्ट लाया जाता है। कुछ ट्रेंड समझ में आ रहा है क्या? प्रवृत्ति समझ में आ रही है क्या चल रहा है यहाँ पे? ठीक है ना। अब इसको मैं मिटा देता हूँ और इसको एक इन अदर वर्ड्स, एक बार दूसरे शब्दों में फिर समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि चीज़ आपके दिमाग सेट हो जाए। देखिए, हिस्ट्री में यदि आप डेट याद करने बैठते हैं और आप सोचें कि मैं डेट याद कर लूँगा और इससे एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि डेट और इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन यदि आपको ट्रेंड याद है, एक प्रवृत्ति याद है, कब विस्तार का दौर चल रहा है, कब जो है कंसोलिडेशन दौर चल रहा है, कब एक्सपेंशन का दौर चल रहा है, कब डिक्लाइन का दौर चल रहा है, कौन से ट्रेंड के बाद डिक्लाइन है, कौन से ट्रेंड के बाद यहाँ पे राइजिंग है, तो फिर आपको फैक्ट्स याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज आप फैक्ट्स बहुत याद करेंगे तब भी जाके एग्जाम में कन्फ्यूजन हो गई होगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक की कहानी क्लियर है, इसको ऊपर बढ़ सकते हैं, इस पर आगे बढ़ सकते हैं ना। अब देखिए, आपको फैक्ट्स बहुत जल्दी दिमाग में सेट हो जाएंगे। अब मैं कंप्लीट हिस्ट्री को एक बार में लूँगा, यहाँ से लेके मॉडर्न हिस्ट्री, एक ही बार में वहाँ ट्रेंड पर दिमाग में बैठ जाएगा। अब हम मॉडर्न डेट लेंगे, एकदम एग्जैक्ट ना लेके। यहाँ से यूरोपियों का आगमन शुरू हुआ, ठीक है ना, और पहले पुर्तगाली आए। यहाँ से लेके हम देखते हैं कि लगभग इस दौर में यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है पूरा। पहले पुर्तगाली, बाकी कंपनीज, इसको बोल देता हूँ यूरोपियन कंपनीज। ठीक, इसी दौर में मुगलों का विस्तार होता है, मुगलों का एक्सपेंशन होता है। यहाँ के बाद मुगलों डिक्लाइन, और ये जो ईयर है 1757, 1764, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। इस दौर में यहाँ पे यूरोपीय कंपनी में से ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन अपने पीक पे पहुंचा 1857, और पीक पे पहुंचने के बाद यहाँ पे इसका डिक्लाइन हो गया, क्योंकि कंपनी के खिलाफ विद्रोह हुआ तो कंपनी को हाथ वापस ले लिया गया, रिवोल्ट। अब यहां से क्राउन का रूल शुरू होता है। ठीक, इस वादे के साथ कि जो कुछ कंपनी ने किया, स्पेशली यहां से जो कंपनी ने किया, एक पॉलिटिकल एंटिटी बनने के बाद, वो एट्रोसिटीज हम नहीं करेंगे।
वो अत्याचार हम नहीं करेंगे। कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने प्रिंसली स्टेट्स का मर्जर कर लिया, ठीक। डॉक्टरों और लैब्स विलय की नीति का अपना पालन किया, मिला लिया। कंपनी ने लैंड रेवेन्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया। कंपनी ने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। कंपनी ने यहाँ के सोशल और रिलीजियस अफेयर्स में दखल दिया। तो 57 का विद्रोह जो हुआ था वो बेसिकली कंपनी के द्वारा ये जो पूरे 100 साल में किए गए कदम थे, ये उनका एक तरह क्या था, उनका परिणाम था। ये विद्रोह भले ही यहाँ पे हुआ, लेकिन बेसिकली ये जो पीछे इस लंबे पीरियड में जो कदम उठाए गए, जो पॉलिसीज लाई गई, ये उन सब पॉलिसीज का आउटकम था। समझे? कंपनी की पॉलिसी जो है ना, इसका आउटपुट था ये रिपोर्ट। पॉलिसीज कौन कौन सी? कंपनी की राजनीतिक पॉलिसीज, पॉलिटिकल, कंपनी की इकोनॉमिक पॉलिसीज, कंपनी की सोशल एंड रिलीजियस मामलों में दखल देने की पॉलिसी, ये उन सब के खिलाफ विद्रोह था बीते 100 साल के कंपनी द्वारा उठाए कदमों को। ठीक है, अब यहां से कंपनी को वापस लिया गया 57 के बाद। तो अब यही वापस नहीं लेता हूं। 1857 ये वर्ष है जो भारत में एक बड़ा बदलाव हुआ। डायरेक्ट ब्रिटिश रूल की शुरुआत होती है, ठीक। लेकिन इससे पहले ही लोगों के मन में ये बात धीरे धीरे घर कर रही थी कि यह विदेशी शासन है। ऐसा नहीं कि भारत में पहली बार विदेशी शासक आए थे। आप देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में भी आए, मिडावल इंडिया में भी आए, लेकिन विरोध नहीं हुआ उनका, क्योंकि वो यहीं की संस्कृति, यहीं की मिट्टी में बस गए। ये जो यूरोपीय थे, स्पेशली ईस्टर्न कंपनी, ये रेशियल सुपेरिटी, ये मानते थे व्हाइट मैन बर्डन, हम लोग काले लोगों का कल्याण करने आए हैं, भेदभाव आदि को, डिस्क्रिमिनेशन आदि को फॉलो करते थे। तो इनके खिलाफ पहले से ही लोगों के बीच में एक अवेयरनेस बनना शुरू हो गई थी। बहुत सारे भारत के भिन्न इलाकों में रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बनना शुरू हो गए थे पॉलिटिकल डिमांड्स को लेकर, कि हमारी ये डिमांड है, हमारी ये डिमांड है। बट इस बीच एक विद्रोह हो गया, वो जो इंस्टीट्यूशंस थे वो थम से गए। लेकिन क्राउन का रूल आने के बाद अब लोग कंपेयर करते थे कि ये लोग जो ब्रिटिशर्स अपने जिस प्रकार के पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक पॉलिसी, गवर्नेंस, राइट्स, इसकी बात करते हैं, ये भारत में मिसिंग है। और स्पेशली ये चीज़ हमें उनके आने के बाद, ब्रिटिशर्स के आने के बाद, जो उनके द्वारा लाए गए, मैंने कहा कि पॉलिसीज थी, उनमें एक एजुकेशन पॉलिसी भी थी। भारत में वेस्टर्न एजुकेशन को लेके आए वो लोग, और वेस्टर्न एजुकेशन में उन्होंने लिबरल थॉट्स, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, इन सब के मुद्दों को भारत के लोग जान पाए इनके नए एजुकेशन सिस्टम के आने के बाद। बात समझ आ रही है? तो इस प्रकार से यहां पे एक नया वर्ग, एक नया यूथ निकल के आया, और उनके द्वारा पहली बार एक अखिल भारतीय संगठन 1885 में बनाया गया, जिसका नाम था कांग्रेस। पहली बार एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट बन के आया, अखिल भारतीय, और इनके द्वारा यहां से इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की शुरुआत की गई। शुरुआती दौर, इस मूवमेंट को चलाया जिन लोगों ने, वो मॉडरेट थे। 1905 तक कांग्रेस के ऊपर जो लीडरशिप थी वो मॉडरेट लीडरशिप थी, मॉडरेट।
जो मॉडरेट लीडरशिप थी, इनकी आइडियोलॉजी भी मॉडरेट थी। इनका मानना था कि ब्रिटिश सरकार पूरी तरह गलत नहीं है, क्योंकि हमारी समस्याएं, हमारे जो इश्यूज हैं वो पहुंच नहीं पाते हैं, इसलिए हमारी मांगें सुनी नहीं जाती। यदि ये हम रखें तो हो सकता है कि हमारी बातें भी मानी जाए। तो शुरुआत में इन्होंने मॉडरेट तरीके से लड़े, लेकिन अब देखते हैं कि इसी दौर के अंदर कांग्रेस के अंदर ही एक ऐसा गुट है जो इस मॉडरेट आइडियोलॉजी को ज़्यादा पसंद नहीं करता है, लाल बाल पाल। ठीक इस प्रकार के जो यूथ थे, शुरुआत से वो इनकी बातों से सहमत नहीं थे। साल 1900 आते आते यहां पे नई सदी के एंटर के साथ एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। बड़ा बदलाव शुरू हुआ। कहते हैं कि भारत में पहली राजनीतिक हत्या, पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी मर्डर, इसी दौर में हुआ, महाराष्ट्र के अंदर चापेकर ब्रदर्स के द्वारा। ठीक अब लगा कि जो भारत में मॉडरेट आइडियोलॉजी कारण जो बढ़ती अवेयरनेस है, अवेकनिंग है, इस रोकना बहुत जरूरी है। यहां के बाद ब्रिटिशर्स ने भारत में हार्ड पॉलिसी अपना स्टार्ट किया। धीरे धीरे तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस थे उन्हें गवर्नमेंट कंट्रोल लेना शुरू किया गया, और ये देखा गया कि भारत में बढ़ती हुई जो अवेयरनेस है, चेतना है, जागरूकता है, इसका मेन गढ़ बंगाल है। और साल 1905 में बंगाल के पार्टीशन, बंगाल पार्टीशन की घोषणा कर दी गई। बंगाल पार्टीशन मॉडरेट आइडियोलॉजी और मॉडरेट लीडरशिप का टेस्ट था कि क्या वो इसको रोक सकते हैं, और मॉडरेट आइडियोलॉजी इसको रुकवाने में विफल रही। जो नरमपंथी नेता थे वो बंगाल विभाजन नहीं कर पाए। पिछले 20 साल से जो उनकी आइडियोलॉजी जिसको लेके कांग्रेस चल रही थी, अब उसके अंदर के लोग ही क्वेश्चन करने लगे थे कि मॉडरेट आइडियोलॉजी अब रिलेवेंट नहीं है, हमें कठोर कदम उठाने होंगे। कांग्रेस के अंदर एक गुट, मैंने कहा था शुरुआत से ही इन सहमत नहीं था, लेकिन अब उसकी बात सुनी जाने लगी, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उस गुट का नाम था एस्टमिस्ट, गर्मपंथ, एस्टमिस्ट। यहां से कांग्रेस के ऊपर एस्टमिस्ट गर्मपंथी लीडरशिप का कंट्रोल निकल के आता है। ये जो गर्मपंथी थे, इन्होंने बहुत जल्दी, बहुत तेजी से अपने साथ यूथ को जोड़ा। इन्होंने बॉयकॉट आदि की बात करी। इन्होंने कहा कि ऐसा काम चलेगा नहीं, हमें एक्टिव रेजिस्टेंस देना पड़ेगा। ठीक यहां से ये आइडिया निकल के आई। धीरे धीरे मॉडरेट और एस्टमिस्ट दोनों गुट अलग होने लगे, और साल 1907 में कांग्रेस का पार्टीशन हो गया। कांग्रेस दो भागों में बट गई, कांग्रेस स्प्लिट हो गई, पार्टीशन तो नहीं, कांग्रेस स्प्लिट हो गई। कांग्रेस स्प्लिट हो गई मॉडरेट और एस्टमिस्ट में। ठीक ये बड़े बदलाव निकल के आए कब? 1907 आते आते हैं। आज मैं पूरे मोनेस्ट्री का एक खाका खींच देता हूं, फिर उसके अंदर अपन एक एक पीरियड को उठाएंगे और उसके अंदर अपन पोर्शन को भरते चलेंगे, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। ठीक कांग्रेस का बंटवारा होना, पिछले 20-30 साल में जो कांग्रेस वाद किए गए काम थे, उन पर पानी फेरना था। कांग्रेस एक वीक संस्था बन गई। हालांकि 20 साल में कांग्रेस ने जो भारत के अंदर नेशनलिज्म
जो राष्ट्रवाद लोगों के अंदर फैलाया था कि हम एक राष्ट्र हैं, हमारे अपने हित हैं और हमारे हित कॉन्फ्लिक्ट करते हैं ब्रिटिशर्स से, इसलिए हमें इसके लिए लड़ना पड़ेगा, हमें आज़ादी लेना पड़ेगा। ये जो लोगों के बीच में काम किया था, जो होमवर्क किया था, जो ग्राउंड वर्क किया था, वो क्या हुआ? कंप्लीटली रुक गया। यूथ का एक वर्ग जो एक्सट्रीमिस्ट की आइडियोलॉजी जुड़ के कांग्रेस में एक्टिवली बॉयकॉट और एक्टिव इलेक्शंस पे शामिल हुआ था, उसने अब क्रांति का रास्ता अपनाया और यहाँ से फर्स्ट जनरेशन रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, पहली पीढ़ी के क्रांतिकारी खुदीराम बोस आदि निकल के आते हैं। देश के अंदर, देश के बाहर क्रांतिकारी संगठन बनने लगे और क्रांति के माध्यम से, रेवोल्यूशन के माध्यम से हम भारत को आज़ाद कराएंगे और उसके लिए जरूरत पड़ी तो अपना जीवन ही बलिदान करेंगे, ऐसी आइडियोलॉजी के साथ यूथ निकल के आए। ठीक इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर भी। कांग्रेस के बंटवारे के बाद एक तरफ तो जो गर्मपंथी नेता थे उन्हें जेल भेज दिया गया या देश के बाहर भेज दिया गया। जैसे तिलक, इस दौर में तिलक को मांडले जेल भेजा गया। ठीक तिलक के ऊपर बाकायदा राजद्रोह का आरोप लगा, सेक्शन 124A। तिलक को मांडले जेल भेजा गया, पूरा गर्मपंथ टूट गया। उधर नरमपंथ तो ऑलरेडी पहले से ही वीक थे। अंग्रेजों ने एक और चीज चली इसी दौर में, डिवाइड एंड रूल। यहां पे उन्होंने एक संगठन बनाने की प्रेरणा दी। साल 1906 में वो संगठन बन के आया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की शुरुआत हुई, यहां से मुसलमानों का अलग संगठन हो गया। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का आउटकम था। मुसलमानों के हित अलग हैं हिंदुओं से और मुसलमानों को अपने हितों के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए एक होना पड़ेगा। इस तरह की बात, इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की जरूरत को महसूस करवाया और उसका परिणाम था लीग का बनना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में यह कोई मामूली घटना नहीं थी। जाने अनजाने इंडियन फिल्म फेस्टिवल में अब कम्युनिज्म, सांप्रदायिकता का एंट्री हो चुकी थी। हर संप्रदाय अलग अलग है, उनके हित अलग अलग हैं। हर संप्रदाय को अपने हित के लिए, हर कम्युनिटी अपने हित के लिए एक होना होगा। इस तरह की बातें यहां से निकल शुरू हुई। लीग का बनना और लीग के द्वारा मुस्लिम समुदाय के लिए डिमांड रखना और उस डिमांड को मान लेना, ये कुछ ऐसी बातें थी जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आगे आके कमजोर करनी थी। साल 1909 में अंग्रेजों ने भारत में एक रिफॉर्म्स लेके आए। इन रिफॉर्म्स को कहा गया, क्या नाम था इनका 1909 के रिफॉर्म्स को? क्या नाम था? मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। यार ये तो कुछ इनकी स्थिति गंभीर सबकी। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इन रिफॉर्म्स में पहली बार सेपरेट इलेक्टेड सिस्टम, पृथक निर्वाचक पद्धति मुस्लिम कम्युनिटी के लिए इंट्रोड्यूस की गई। बेसिकली पीछे जो 20 साल में मॉडरेट लीडरशिप ने दबाव बनाया था, उसके बाद भारत में इलेक्शन, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, प्रतिनिधि सरकार आदि की बातें मौजूद हुई थी। भारत में चुनाव होंगे, चुनी हुई सरकारें होंगी, जिम्मेदार सरकारें होंगी, ऐसी बातें यहां पे उठना शुरू हो गई थी इस दौर में। और उसका परिणाम था 1909 के रिफॉर्म्स। और माना गया कि भविष्य में इलेक्शन आपके करवाएंगे और इलेक्शन में मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर हो,
इसके लिए हम सेपरेट इलेक्ट्रिक सिस्टम को दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है? यही वो दौर है जब वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है वो क्रांतिकारी को लगता है कि सबसे अनुकूल मौका है, सबसे फेवरेबल मौका है कि हम भारत को आजाद कर सकते हैं। देश के भीतर, देश के बाहर क्रांति की शुरुआत होती है। उन्हें लगता है कि ये जो वर्ल्ड वॉर है, इस वॉर के समय हम ब्रिटिशर्स कमजोर होंगे और इस समय हम भारत को आजाद कर सकते हैं। 1909 से लेके 1920 में एक लंबा पीरियड 10 साल का खींच रहा हूं ताकि आपको कुछ ट्रेंड समझ में आए क्या क्या चल रहा है। ये वही दौर है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा है। ये वही दौर है जब भारत में गांधी का आगमन हो रहा है। ये वही दौर है 10 साल का जिसमें वापस से मॉडरेट प्लस एक्सट्रीमिस्ट के बीच पैक्ट हो रहा है, साइन हो रहा है, समझौता हो रहा है। कई सारे ट्रेंड निकल के आ रहे हैं, गांधी, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट पैक्ट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। ये 10 साल के अंदर के ट्रेंड चल रहे हैं, ठीक। और इसी दौर में तिलक होम रूल मूवमेंट एनी बिजनेस शुरू करते हैं आयरलैंड से पारित होकर। तो ये 10 साल बहुत डिसाइडिंग है। और इस 10 साल में जो कुछ हुआ उसका परिणाम था कि ब्रिटिशर्स ने माना कि हम भारत को एक जिम्मेदार सरकार देंगे, ये चीज हम किश्तों में देंगे। और ये जो उन्होंने माना ये 1919 के एक्ट के रूप में निकल के आया, ये होम रूल लीग मूवमेंट के ही दबाव में। भारतीय इतिहास में इनको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा गया। 1919 के रिफॉर्म्स, और इसके आधार पर भारत में अगले चुनाव होने थे। आप देखेंगे इसी दौर में गांधी के द्वारा नॉन कॉपरेशन, इसी दौर में आप देखेंगे जलियांवाला हत्याकांड भी होगा। इसी 10 साल के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा ऐसा। और इसी दौर में आप देखेंगे गांधी पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करेंगे। तो 1920 से लेके 1910 से लेके 1920 के बीच में कई सारे ट्रेंड्स इंडियन फ्रीडम स्टाइल के आपको दिखाई देंगे, ठीक। अब आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस ये ट्रेंड्स जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक। और सबसे मजेदार बात यह है कि 1919 के रिफॉर्म्स में यह स्वीकार किया गया कि हम आपको एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे, लेकिन ये कैसे देंगे? आवश्यकता के मुताबिक, आप जितने फिट हो गए उसके मुताबिक आपको ये दिए जाएंगे। अगले 10 साल के बाद एक कमीशन आएगा, वो जांच करेगा, वो जांच के पाएगा कि यदि आप इसके लिए लायक हैं। हमने जो आपको 1919 के रिफॉर्म से बातें दी, जो हमने आपको कामकाज दिए, जो सब्जेक्ट्स दिए, उनका आपने कैसे यूज किया, यदि आप अच्छे से कर पाए तो भविष्य में हम आपको और रिफॉर्म्स देंगे। बस सही। 1919 से लेके 1930 के बीच के थोड़े ट्रेंड देख लेते हैं। अगले 10 साल में क्या होने वाला है? अगले 10 साल में सबसे पहले तो 1919 के रिफॉर्म्स के आधार पर इलेक्शन होंगे, और इस इलेक्शन के आधार पे कांग्रेस में 2 गुट निकल के आएंगे, एक नो चेंजेस, एक प्रो चेंजेस। नो चेंजेस वो हैं जो चाहते हैं कि हम इलेक्शन आदि में भाग ना लें, गांधीयन आइडियोलॉजी को कंटिन्यू करें। और प्रो चेंजेस चाहते हैं कि हम इलेक्शन में भाग लें, और इलेक्शन भाग लेके गवर्नमेंट की जो रियल फेस है, जो रिफॉर्म्स की बात वो कर रही है और एक्चुअल रिफॉर्म्स है नहीं,
उसको लोगों के बीच में एक्सपोज कर रहे हैं। तो यहाँ पे नो चेंजेस और प्रो चेंजेस, दो तरह के गुट कांग्रेस के अंदर से निकल के आते हैं। इधर इसी दौर में गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को 74 घटना के बाद ब्रेक देंगे और गांधी कहेंगे कि अभी हम इस मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि मेरे मूवमेंट में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। चौरी चौरा में हुआ जो घटना गांधी को अचानक इस मूवमेंट को रोकने के लिए प्रेरणा देता है, लेकिन गांधी कहते हैं कि हम आगे आके अपनी मांगों को लेके आगे जो है अगला आंदोलन चलाएंगे। नो चेंजेस और प्रो चेंजेस। प्रो चेंजेस इलेक्शन भाग लेते हैं, स्वराज पार्टी बनाते हैं और सक्सेसफुली जीत के भी आते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ये सरकार के साथ ही कोऑपरेशन करना शुरू कर देते हैं और कुछ मामलों में आपस में फूट पड़ जाती है। कांग्रेस एक बार फिर वीक हुई। इसी बीच गांधी भी कुछ समय के लिए कांग्रेस से ब्रेक लेते हैं, संन्यास। गांधी कुछ समय के लिए संन्यास, कांग्रेस राजनीति संन्यास लेते हैं और गांधी अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं नो चेंजेस साथ मिलकर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में। गांधी कहते हैं कि हमें मास मूवमेंट बनाना है और मास मूवमेंट के लिए हमें अगले मूवमेंट तैयारी करनी है, तो उसके लिए हमें लोगों के बीच जाना होगा और लोगों को जोड़ना होगा। गांधी मास मूवमेंट तैयारी में लगे हुए हैं, नो चेंजेस मिलकर मास मूवमेंट तैयारी में। समाज के वो अलग अलग हिस्से, अलग अलग वर्ग जो अब तक राष्ट्रीय आंदोलन से बाहर थे, उन्हें हम कैसे जोड़ें, इसको लेकर तैयारी चल रही होती है। दूर दराज के इलाकों में, ट्राइबल इलाकों में, आदिवासी इलाकों में नेशनल अवेकनिंग आदि की तैयारियां हो रही होती है इस दौर में। ठीक, यही वो दौर है जब सेकंड जनरेशन के रेवोल्यूशनरीज, सेकंड जनरेशन क्रांतिकारी निकल के आते हैं, भगत सिंह वगैरह। और ये दूसरी पीढ़ी क्रांतिकारी है, इनमें पहले मंत्र ये है कि ये केवल क्रांति नहीं, क्रांति के साथ आइडियोलॉजी, विचारधारा भी लिए हुए हैं। क्यों करनी है क्रांति? क्रांति का क्या होगा? कहीं ऐसे तो नहीं कि गोरे अंग्रेजों या काले अंग्रेज शोषण करें, भारतीय शोषण करें। इस प्रकार की बातों के साथ नई पीढ़ी के क्रांतिकारी निकल के आते हैं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, और बाकायदा इसी दौर में आप देखेंगे काकोरी कांड होगा, ट्रेन को लूटा जाएगा, सरकारी धन को लूटा जाएगा, क्रांति की बड़ी तैयारी शुरू की जाएगी। ये वो दौर चल रहा है। शुरुआत में जो इन्होंने संघ बनाया उसका नाम था HRA, आगे आके HSRA इसका नाम हो गया, जो इनका संगठन था HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट आइडियोलॉजी समाजवाद रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये नाम किया गया। दिल्ली के सोशा कोटला मैदान में जब बैठक हुई तो 1928 में HRA का नाम HSRA कर दिया गया। सही मारा है? सही मारा है कि नहीं आ रहा है ना? तो ये सेकंड पीढ़ी के क्रांतिकारी है। इधर गांधी मास मूवमेंट तैयारी लगे हुए हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो चुका है। इसी दौर में मैंने कहा था कि 1919 रिफॉर्म्स में कहा गया था हम आपके लिए जांच के लिए कमीशन भेजेंगे, वो कमीशन डिसाइड करेगा कि आपको हमको नए रिफॉर्म्स कितने देने हैं और कब देने हैं। मजेदार बात ये थी, उस कमीशन में सारे मेंबर्स अंग्रेज थे, नाम था साइमन कमीशन। जानबूझ के भारतीयों को इस कमीशन से बाहर रखा गया। कुछ इस प्रकार से बात थी कि भारत का भविष्य तय करना है और ये तय करेंगे अंग्रेज कमीशन। मजेदार बात ये थी कि ये कमीशन भी समय से पहले आ रहा था, 10 साल समय दिया था और उन्होंने उससे पहले ही भेज दिया। भारत साइमन का विरोध शुरू हुआ, एक बार फिर राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई लहर उठी। कांग्रेस के नो चेंजेस और प्रो चेंजेस अपने मतभेद भूलकर एक साथ खड़े हो गए। ठीक, साइमन गो बैक के नारे लगे, साइमन जहां जाए साइमन को बॉयकॉट किया जाए।
इसी तरह के एक प्रोटेस्ट दौरान लाला लाजपत राय को लाठियों से पीटा गया और उस लाठियों के पीटने के कारण कुछ समय बाद उस चोट से उनका देहांत हो गया। दूसरी पीढ़ी के क्रांतिकारियों के लिए एक ऐसा मौका था कि उन्होंने इसका बदला लिया और अंग्रेजों के ऊपर हमला किया। ठीक, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद सब लोग उसमें इन्वॉल्व थे। यह समझेगा भी। ठीक, इधर साइमन कमीशन को जवाब देने के लिए भारत के जो कांग्रेस नेता थे उन्होंने कहा कि हम सभी समुदाय को लेकर कॉमन कंसेंसस, ऑल कंसेंसस से एक रिपोर्ट बना के देंगे आपके रिफॉर्म्स से बेहतर। अंग्रेजों ने चैलेंज किया, लॉर्ड बेकर ने चैलेंज किया, बना के दीजिए, यदि आप में शक्ति है, आप सब कांग्रेस, लीग, हिंदू महासभा, सिख सब एक होकर बना सकते हो, बनाओ, हम मान लेंगे। बाकायदा यहाँ पे नेहरू कमीशन बनाया गया और नेहरू कमीशन को कहा गया कि आप साइमन कमीशन सामने भारत के अगले रिफॉर्म्स की रिपोर्ट तैयार करिए। नेहरू रिपोर्ट तैयार हुई और मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट का पहला विरोध उनके बेटे जवाहर नेहरू ने किया। नेहरू रिपोर्ट के कुछ पॉइंट थे वो हम पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, जिस पे जवाहर नेहरू को ऑब्जेक्शन था शुरुआत में, लेकिन गांधी की मध्यस्थता से 20 का स्तर निकाला गया। ठीक, लेकिन नेहरू रिपोर्ट पे जिन्ना जो इस समय तक राष्ट्रवादी थे, जो लीग को डिपेंड करते थे नेहरू कमीशन में, वो उदास रहे। वो मुसलमानों के लिए कुछ छूट, कुछ विशेष अधिकार की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर बाकी लोग सहमत नहीं हुए। फाइनली माइनस करके लीग को नेहरू रिपोर्ट पे एक सहमति बना के उसको पास किया गया। अंग्रेजों को कहने को मौका मिल गया, देखिए आप लोग सब मिलकर कोई एक चीज़ पर सहमत हो सकते हो, इसलिए हमने साइमन कमीशन में किसी भारतीय को नहीं रखा। ठीक, इधर नेहरू रिपोर्ट को लेकर ब्रिटिश सरकार को टाइमलाइन दिया गया कि या तो स्वीकार करिए या फिर हमारे अगले आंदोलन की तैयारी हम शुरू कर रहे हैं। और गांधी ने अपने अखबार में लगातार अब लिखना शुरू कर दिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर। गांधी नई रिपोर्ट के आधार पर समय जो दिया गया उसको उसी दौर में लिखना शुरू कर देते हैं। और उस समय भारत के वायसराय इरविन, किसी ने कहा इरविन से कि गांधी आजकल अखबार में नए आंदोलन के लिए लिख रहे हैं, आपका क्या मानना है? तो इरविन कहता है कि मुझे गहरी नींद आ रही है, मेरी नींद में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक, लेकिन अब यहां से जैसे ही नेहरू रिपोर्ट का समय खत्म होगा, गांधी साल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह शुरू करेंगे। गांधी नमक सत्याग्रह से पहले एक घोषणा पत्र रिलीज करेंगे। उस घोषणा पत्र में तमाम समाज के जो लोग हैं, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे सैनिक हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे किसान हो, सभी की मांगों को लेकर एक घोषणा जारी करेंगे और ब्रिटिश सरकार से मांग करेंगे इसको स्वीकार किया जाए। इरविन मना कर देगा। इधर इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है। नमक तोड़ो आंदोलन, नमक तोड़ो कानून के साथ। और उधर साइमन कमीशन रिपोर्ट पर लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस को बुलाया जाता है। भारत में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है और वहां फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा है। कांग्रेस छोड़ के बाकी सब संगठन पहुंचे, लेकिन क्योंकि कांग्रेस नहीं थी और कांग्रेस एक बड़े वर्ग को डिपेंड करती थी, तो परिणाम ये निकला कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिना किसी आउटकम के खत्म हो गया। इस बीच सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ब्रिटिश सरकार ने शुरुआत से ही बहुत तेजी से दबाया। तमाम राष्ट्रवादियों को, तमाम नेताओं को उठा के जेल बंद कर दिया गया। गांधी भी जेल बंद थे। ठीक, इस तरह की घटना चल रही है 1919 से 1930 के बीच में। यही वो दौर है, आप देखेंगे जब भारत में पहली बार रावी नदी किनारे झंडा फहराया जाएगा। पूर्ण स्वराज
की घोषणा की जाएगी। ठीक है, और अब अगले दौर के लिए शुरुआत हो रही है। आज मैं टॉपिक को यहीं छोड़ता हूँ क्योंकि अभी अमित सर क्लास है, लेकिन मैं कल इसको कंप्लीट करके कल मैं आ जाऊँगा सीधे पहले टॉपिक पे। जो पहला टॉपिक होगा वो आपका होगा द कमिंग ऑफ यूरोपियंस। फटाफट हम लोग उस टॉपिक को पढ़ेंगे। कुछ नोट्स मैं प्रिंटेड फॉर्म में दूंगा, कुछ नोट्स में लिखवाऊंगा। ठीक, एक टॉपिक ऐसा है जो आमतौर पर लोगों को नहीं मिलता भी तो लोग उसको कम पढ़ते हैं। मेरे पास अपने नोट्स खुद के रखे हुए हैं, तो वो मैं लेके आया था। आज तो नहीं कहा पाया, लेकिन कल आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स जो इंडिया के हैं ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल जो निकाले गए, एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ये अखबार किसका था, ये अखबार किसने निकाला। जैसे पहला उर्दू अखबार कौन सा था, ठीक है, केसी के संपादक कौन थे, माठा के संपादक कौन थे, भारत का पहला इवनिंग न्यूज़पेपर कौन सा था, ठीक है, राष्ट्रीय प्रेस के संस्थापक फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल प्रेस कौन था, तो ये किसको माना गया। इस तरह कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको कल पहले करवाऊंगा, क्योंकि इनको याद करने में समय लगेगा। तो मैं पर डे क्लास में जो फैक्ट्स मैं आपको दूंगा लिस्ट के फॉर्म में वो सुन लूँगा, और कॉन्सेप्चुअल जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस पार्ट दे दूँगा। ये कैसा रहा तरीका समझने का, ये ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल, ज़्यादा मतलब मेरे ख्याल से रिसीविंग है ना, बजाय मतलब फैक्ट्स समझाने के, है ना। इसमें क्या हुआ, एक ट्रेंड समझ में आपको आ गया पूरा। अब बस अपन ऐसे एक एक देख लेंगे और एक टाइमलाइन लेके उसके बीच का पूरा डेवलपमेंट विथ फैक्ट डिस्कस कर लेंगे और नोट्स आपके हाथ में आएंगे। ठीक है, तो अब वहीं कहानी पहुंच गई है रावी नदी किनारे तिरंगा फहराते हुए पूर्ण स्वराज जवाहर नेहरू का भाषण, ठीक, जिसमें बोलते हैं कि मैं राजा जोड़ों में विश्वास नहीं करता हूँ। तो दूसरे स्टेट से कान खड़े हो गए कि शायद आज़ाद भारत में हमारे लिए कोई स्थान नहीं रहने वाला है। हिंट यहाँ से मिल चुकी थी, जो बाद में आ गया कि अब देखेंगे कि आज़ाद भारत में प्रिंसिपल स्टेट का विलय भी किया जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।